कि इस डेट को इतना पैसा यहाँ से आया, इस डेट को इतना पैसा यहाँ से गया। तो वो सब जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री मेंटेन होती है, वो पासबुक में होती है ना। चेकबुक हम सभी जानते हैं। तो आई होप आपको पासबुक सबको क्लियर हो मिला है बैंक के द्वारा हमारे पैसे पे। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, वो एंट्री पासबुक में रिकॉर्ड हो गई, बट क्योंकि मैसेज नहीं आया तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, राइट। तो बैंक ने डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दी ना वो हमारे बैंक अकाउंट में। सो आज की इस क्लास में हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट में BRS कहा जाता है। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि BRS क्या होता है, BRS क्यों बनाया जाता है, बेसिकली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके अलावा कुछ रीजंस को भी डिस्कस करेंगे बेसिकली, यानी हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, थ्योरी को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, सो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट कर देते हैं, थ्योरी को स्किप कर देते हैं, ये सोचते कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी पढ़ के क्या ही हो जाएगा, एंड वो इसको स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। बट क्योंकि उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी होती तो उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम काफ़ी प्रॉब्लम आती है, छोटे छोटे पॉइंट्स में उनको अटकन होती है। सो आपके साथ वो प्रॉब्लम ना हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और थ्योरी को अच्छे से कवर करें, उसके बाद ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम यही सब समझने वाले हैं जो मैंने आपको भी बताया। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, उसको प्लीज़ कॉमेंट में आंसर करके जाइएगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ये वीडियो देखने, या इससे पहले भी आप मेरे चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस को देख चुके हो, तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर ज़रूर करिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। सो गाइस देखो, हमारे चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे इन शॉर्ट BRS कहा जाता है। सो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि ये चैप्टर ना काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है, कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्वेश्चन, इसके चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना, उनको ऐसा लगता है। बट मैं आपको बता दूँ कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स उसको अच्छे से समझ लेते हो, क्लियर कर लेते हो ना, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, एंड इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी एंड पॉइंट्स को अच्छे से कवर करना। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग। अब ये सब हम पहले नहीं पढ़ने वाले, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इस चीज़ को रीड करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्टली बस रीड नहीं करना, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। सो गाइस देखिए, आप सब जानते हो, आप सभी लोगों का बैंक में अकाउंट तो होगा, राइट, है ना। बैंक में हम लोगों के अकाउंट होते हैं, इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कंपनीज होते हैं, उनके भी बैंक में अकाउंट होते हैं, राइट। तो देखो, आप सभी जानते होंगे कि जो बैंक अकाउंट जब भी आप ओपन कराते हो तो आपको एक बुक मिलती है। वो कौन सी बुक होती है? जिसमें आपके ट्रांजैक्शंस की बेसिकली रिकॉर्डिंग होती है, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है बेसिकली, कौन कितने अमाउंट डिपॉजिट हुआ, कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है, किस डेट को विड्रॉ हुआ है, वगैरह वगैरह। तो इन ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड होता है। कौन सी बुक में रिकॉर्ड होता है क्या आप जानते हो? तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में आंसर आ रहा होगा कि पासबुक में इस चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, राइट। तो देखो, जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, जब भी बैंक अकाउंट ओपन कराया जाता है तो बुक मिलती है। एक बुक होती है आपकी चेक बुक, एक बुक होती है आपकी चेक बुक। बेसिकली ये क्या होती है कि चेक को इशू करा जा सके सामने अदर पार्टी को, ना, चेक इशू कर दिया जाए इतने अमाउंट का, वो होती है चेक बुक। एक होती है आपकी पासबुक। पासबुक अब ये क्या होती है? ये बेसिकली एक बुक होती है जिसमें क्या होता है कि हमारे अकाउंट में किस डेट को कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, किस डेट को कितना अमाउंट विड्रॉ करा गया है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कितना पैसा कहाँ कहाँ से आया, कितना पैसा कहाँ कहाँ पर गया, है ना। तो पैसे का, बैंक अकाउंट में हमारे पैसे का जो भी इन और आउट हो रहा है उसका एक रिकॉर्ड होता है जो कि बैंक मेंटेन करता है ना। तो वो पासबुक में मेंटेन करता है। अब जाते हो ना, हम जाते हैं अपनी पासबुक लेके बैंक में, है ना, और इलेक्ट्रॉनिकली उसमें एंट्री हो जाती है, तो उसमें सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि इस डेट को इतना पैसा यहाँ से आया, इस डेट को इतना पैसा यहाँ से गया। तो वो सब जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री मेंटेन होती है, वो पासबुक में होती है ना। चेकबुक हम सभी जानते हैं। तो आई होप आपको पासबुक सबको क्लियर हो गया होगा। आप लोगों के भी बैंक अकाउंट होंगे, आपके पास भी पासबुक होगी, राइट। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी बैंक अकाउंट होते हैं उनकी भी पासबुक होती है, क्लियर है। तो उसमें ट्रांजैक्शंस को बेसिकली मेंटेन करा जाता है, उनका रिकॉर्ड तैयार होता है बैंक की साइड से, है ना। इसमें हम खुद से एंट्री नहीं करते हैं, कंपनी इसमें एंट्री नहीं करती, इसमें बैंक एंट्री करता है ना, अकाउंट होल्डर की साइड से, है ना, उसकी साइड से कि उसके अकाउंट में बेसिकली कहाँ कहाँ पर ट्रांजैक्शंस का या मनी का इन और आउट हो रहा है, तो बैंक उसमें एंट्री करता है इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज़ पासबुक, क्लियर है। अभी देखो, जो हम लोग होते हैं नॉर्मल आम आदमी, वो कैश बुक को मेंटेन नहीं करते, बट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, कैश बुक को मेंटेन करती हैं, राइट। कैश बुक मेंटेन करती है। अब हम सब ने कैश बुक पढ़ा था पहले, आप लोगों ने भी कैश बुक चैप्टर पढ़ा होगा। तो जो कैश बुक होती है वो
उसमें हम क्या करते हैं, एक तो होती है कैश कॉलम वाली। कैश कॉलम मतलब बेसिकली जिसमें कैश का रिकॉर्ड हो रहा है कि कैश कहाँ से आया, कितना आया, कहाँ पर गया, कितना गया। कैश कॉलम बेसिकली कैश, रोकड़ा, मनी। एक होती है हमारी बैंक कॉलम वाली। आप डबल कॉलम कैश बुक भी आप लोगों ने सबने बनाई होगी, है ना। डबल कॉलम कैश बुक पढ़ी होगी कैश बुक चैप्टर में। डबल कॉलम मतलब जिसमें कैश कॉलम भी होता है एंड बैंक कॉलम भी होता है। बैंक कॉलम का मतलब क्या होता है कि बेसिकली बैंक अकाउंट में कितना पैसा कहाँ से आया है, कितना पैसा कहाँ पर गया है। तो बैंक अकाउंट में जो कैश का इन एंड आउट हो रहा है उस ट्रांजैक्शन को भी हम मेंटेन कर रहे हैं, तो वो कैश बुक विद बैंक कॉलम हो जाती है। आपने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ी होगी ना, जिसमें दोनों ही कॉलम्स बनाए जाते हैं। इसमें कैश का रिकॉर्ड होता है, इसमें बैंक में जो कैश का इन एंड आउट हो रहा है उसका रिकॉर्ड होता है, बेसिकली बैंक अकाउंट में, बैंक बैलेंस के हिसाब से। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जो हम कैश बुक को में बात करेंगे तो हमारे कैश बुक से मतलब होगा इस चैप्टर में बैंक कॉलम, है ना। यहाँ पर हम बैंक कॉलम वाली कैश बुक को कंसीडर करेंगे। जब भी मैं आपसे बोलूँगी कैश बुक का बैलेंस यानी बैंक कॉलम वाला, कि बेसिकली बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसका मेंटेन, हम एक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कैश बुक विद बैंक कॉलम में। ये कौन मेंटेन कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, कंपनी मेंटेन करती है अपनी खुद की साइड से, कि उसके बैंक अकाउंट में कौन कौन सा इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है वो कैश बुक विद बैंक कॉलम में मेंटेन करती है, राइट। तो आज हम इसकी बात करेंगे, कैश कॉलम की बात नहीं करें, कैश बुक विद बैंक कॉलम की बात करें, पासबुक की बात करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैंने कहा कि लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़ जमा करे यानी डिपॉजिट करे, तो वो अपने कैश बुक में दिखाएगी कि उसके कैश बुक में 1000 रुपीज़ का इनफ्लो हुआ है, यानी 1000 रुपीज़ उसके बैंक अकाउंट में जमा हुआ है। तो उसका बैंक अकाउंट 1000 रुपीज़ से बढ़ जाएगा, राइट। तो वो दिखाएगी कि उसके बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हुए, यानी बढ़ गए, प्लस हो गए। इसी तरह पासबुक में ये जो बैंक जो एंट्री करेगा वो क्या करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़ आ गए, है ना। तो बेसिकली इसका और इसका बैलेंस एक ही जैसा आएगा, सेम आएगा। अगर यहाँ पर पैसे जमा कराए गए हैं तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ से पे भी प्लस होगा। अगर सपोज बैंक से पैसा निकाला गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सपोज 500 रुपये निकाले गए हैं, तो ये भी 500 रुपये कम करके दिखाएंगे अपनी कैश बुक विद बैंक कॉलम में। और जो बैंक है वो भी पासबुक में क्या रिकॉर्डिंग करेगा, क्या एंट्री करेगा कि 500 रुपये कम हुए हैं यानी विड्रॉ हुए, है ना। तो बेसिकली कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम आएगा, है ना। इतनी चीज़ क्लियर है, यानी कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। बट अगर कभी इक्वल नहीं आता, डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके लिए BRF बनाया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है, जो मैंने आपको इतना पूरा कहानी समझाई, ये क्यों समझाइए, इसका मीनिंग समझाने के लिए, क्योंकि हमें ऐसे डायरेक्टली रीड नहीं करना है। तो बेसिकली क्या होता है, कैश बुक और बैंक कॉलम वाली कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है ना वो सेम आता है। अगर 1000 रुपीज़ यहाँ दिखा रहा है तो यहाँ पे भी 1000 रुपीज़ दिखाएगा, है ना। एक ही तो बात है, जितने पैसे जमा करें हम भी रिकॉर्ड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन भी रिकॉर्ड करेगी और बैंक भी रिकॉर्ड करेगा। जितने पैसे निकाले ऑर्गेनाइजेशन भी रिकॉर्ड करेगी, बैंक भी रिकॉर्ड करेगा, तो दोनों का बैलेंस इक्वल आता है। बट अगर दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रहा है, तो बेसिकली डिफरेंस कहाँ आ रहा है ना, बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके लिए एक अलग स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसे हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। क्योंकि चेंजेस ना तो बैंक की पासबुक में किया जाता, ना ही कैश बुक में किया जाता है। एक अलग स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाती है ये पता लगाने के लिए कि डिफरेंसेस आ क्यों रहे हैं, डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करा जाता है, उनका पता लगाया जाता है और उनको एक अलग स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है। उसी को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। फटाफट से इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत भग जाना, एंड तक बने रहना। तो देखो, एनी स्टेटमेंट शोइंग द आइटम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक स्टेटमेंट एंड द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज नोन एज द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। वही चीज़ है, नाम से क्लियर है कि स्टेटमेंट है। तो एक स्टेटमेंट है जिसमें बेसिकली क्या होता है कि बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक यानी जो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। तो बेसिकली कैश बुक का बैंक कॉलम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर करा जा रहा है, बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक जो बैंक के द्वारा प्रिपेयर करा जा रहा है। दोनों के बीच में जब भी डिफरेंस अराइज होता है, अंतर आता है, मैच नहीं होता बैलेंस, तो वो डिफरेंस क्यों अराइज हो रहा है उसको पता लगाया जाता है, एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है, उसी को हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। ये फ्रीक्वेंटली मेंटेन नहीं करी जाती कि जब भी डिफरेंस आता है ना दोनों बुक के बैलेंसेज में, तभी बनाई जाती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। तो ये बनाना कंपलसरी नहीं होता, फ्रीक्वेंटली ये नहीं बनती है। अभी देखो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है जो मैंने आपको अभी बताई थी, बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों इक्वल होते हैं। कैश बुक का मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, बैंक कॉलम वाले, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो कैश है, कैश बुक में जो हम कैश
का कॉलम बनाते तो उसकी बात नहीं करें, बैंक कॉलम वाले कैश बुक की बात करें, जिससे बेसिकली ये एक ध्यान रहे ऑर्गेनाइजेशन को कि उसके बैंक अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन से पैसा इन हो रहा है, कौन से ट्रांजैक्शन से पैसा आउट हो रहा है ना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या हो रहा है बैंक कॉलम। इसलिए बैंक कॉलम वाली कैश बुक का जो बैलेंस है एंड पासबुक का जो बैलेंस है दोनों इक्वल आते हैं। जब इक्वल नहीं आते, डिफरेंस आते हैं, तो उन डिफरेंस के वजह से ये एक अलग स्टेटमेंट बनाई जाती है BRF, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब दोनों का बैलेंस इक्वल होता है, बराबर होता है, तो डिफरेंस आ कैसे जाता है, कहाँ से आ जाता है, क्या रीजन्स होते हैं कि दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, एक का ज़्यादा आ रहा है, एक का कम आ रहा है, क्यों आ रहे हैं। तो उन डिफरेंस के रीजन्स को, कारणों को चलो पढ़ते हैं। तो इसके बेसिकली 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, यानी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसको कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया जाता है बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं करा जाता। इसे बेसिकली मैंने शॉर्ट में कहते हैं ड्यू टू टाइमिंग, यानी टाइमिंग की वजह से क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गए बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो दोनों में अंतर आ जाएगा ना बैलेंसेस में। जब एक बुक में रिकॉर्डिंग हुई, एक बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई बिकॉज ऑफ टाइमिंग, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो जब एक बुक में रिकॉर्डिंग हुई है, एक बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा ही आएगा फॉर श्योर। तो ये इसका फर्स्ट रीज़न होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, चलो एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 1। लेट से ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कंपनी ने क्या करा, अपने सप्लायर को, जिससे वो रॉ मटेरियल को, गुड्स को परचेज करती है, उस सप्लायर को उसने चेक इशू कर दिया। चेक इशू करा, कितने रुपए का चेक इशू करा मैं बताती हूँ आपको। चेक इशू कर दिया ₹50,000 का, है ना, ये एग्जाम्पल है। 50,000 रुपये का एक चेक है जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सप्लायर को इशू कर दिया टू हिज सप्लायर। ठीक है, अब चेक इशू करा मतलब चेक दे दिया, चेक काट के दे दिया, है ना, 50,000 रुपये का अपने सप्लायर को, क्योंकि बिजनेस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे क्या लिया था, माल लिया था, गुड्स लिए थे, इसलिए तो 50,000 रुपये का चेक दे दिया। अब आप खुद सोचो, जब चेक इशू करा है 50,000 रुपीज़ का, तो कंपनी ने क्या करा होगा, बिजनेस ने क्या करा होगा, अपनी कैश बुक में 50,000 रुपये कम कर दिए होंगे, है ना, कम करे होंगे ना, क्योंकि उन्होंने 50,000 रुपये का चेक इशू करा, यानी चेक फाड़ कर दिया है, तो उनके बैंक अकाउंट से वो पैसा कम हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में, अपनी कैश बुक में वो 50,000 रुपीज़ क्या है, कम कर देंगे, है ना, कम कर देंगे, बेसिकली डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे, राइट। अब सपोज जो सप्लायर है उसने क्या करा, चेक तो ले लिया बट उसने बैंक में जमा ही नहीं करा, यानी बैंक में जमा नहीं करा, पेमेंट अभी तक कलेक्ट नहीं करी, क्योंकि उसका बैंक जाना नहीं हुआ, वो कहीं और फंस गया किसी काम से। तो उसने क्या करा, कुछ दिनों तक अपने उस चेक को ना बैंक में डाला ही नहीं, बैंक में कलेक्शन के लिए डाला नहीं। तो क्या बैंक अकाउंट से, ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि जो सप्लायर ने वो चेक ही बैंक में नहीं डिपॉजिट करा कलेक्शन के लिए, तो उसके बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा कम नहीं होगा, राइट। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर ली कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, बट वो क्योंकि सप्लायर ने चेक बैंक में नहीं डाला पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए, पैसा लेने के लिए, तो पैसा जो है बैंक अकाउंट से कटाने, यानी पासबुक में वो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो डिफरेंस आ जाएगा। कैश बुक में तो 50,000 रुपये से कम हो गया, बट पासबुक में जितना पहले था उतना ही है, कम नहीं हुआ, तो डिफरेंस आ गया ना दोनों बैलेंसेस में। इसलिए फर्स्ट आपका पॉइंट है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक, यानी बेसिकली चेक इशू कर दिया, फाड़ के दे दिया, बट वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो चेक बुक जब इशू कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया गया होगा बिजनेस के द्वारा, बट पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ बिकॉज चेक ही नहीं आया पेमेंट के लिए, सही रही है। तो इसलिए दोनों बुक के बैलेंसेस में अंतर आ गया। फर्स्ट रीजन क्लियर हुआ। सेकंड देखो, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब लेट्स से बिजनेस ने क्या करे, चेक है वो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा, यानी जमा कराया कलेक्शन के लिए। सपोज 50,000 रुपये का चेक बिजनेस ने अपने बैंक अकाउंट में जमा करा कि उसके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये आ जाएंगे, तो उसने तो जमा कर दिया, तो उसने क्या करा होगा, कैश बुक में क्या होगा, उसने अपने कैश बुक में अगर 50,000 रुपये का, लेट से 20,000 रुपये ले लो, 50,000 रुपये मतलब कंफ्यूज ना हो जाओ ना, सेम अमाउंट से सपोज 20,000 रुपये का चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा, है ना, बिजनेस ने, तो उसने क्या करा होगा, अपनी कैश बुक में एंट्री करी होगी, 20,000 रुपये से उसका बैंक बैलेंस बढ़ गया, है ना, यहाँ सॉरी डेबिट नहीं आएगा, यहाँ क्रेडिट आएगा, है ना, यहाँ उल्टा हो गया था, क्रेडिट है, क्योंकि अगर कैश बुक में से पैसा कम कर रहे हैं तो कैश बुक यानी एसेट है बिजनेस की, बैंक कॉलम वाली, तो एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, है ना, जो मैंने अपोजिट लिख दिया था बाय मिस्टेक। अभी देखो, लेट से बिजनेस ने क्या करा, एक चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा 20,000 रुपये का, तो उसने क्या करा होगा, कैश बुक में बिजनेस ने क्या करा होगा, 20,000 रुपये से बढ़ा दिया होगा कि उसके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये जमा होगा, क्योंकि वो चेक डाल कर आया है, तो 20,000 रुपये से इंक्रीज़ कर दिया होगा, यानी डेबिट कर दिया होगा, राइट। बट क्या करा, अभी तक बैंक ने उसके अकाउंट में अमाउंट को क्रेडिट ही नहीं करा, यानी
पर्टिकुलरली क्रेडिट नहीं करा। तो बेसिकली इसने तो बढ़ा दिया बट उसने नहीं बढ़ाया, दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया, राइट। तो इसके वजह से ये सेकंड एंट्री लिखी है यहाँ पे कि चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में कलेक्शन के लिए, तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, है ना, बट अभी तक बैंक ने उस अमाउंट को क्रेडिट नहीं करा, उस चेक को क्रेडिट नहीं करा, पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया, तो दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं, जो दोनों पॉइंट्स वो क्लियर हो गए होंगे। तो इसलिए कहते हैं, इसका ऊपर नाम लिखा है टाइमिंग के वजह से, कि कुछ ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर ली गई हैं, जैसे चेक इशू करा, चेक डिपॉजिट करा, तो एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं करी, तो इसलिए टाइमिंग की वजह से दोनों के बैलेंसेस में अंतर आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है तो बाकी के पॉइंट्स भी समझ के जो भक्के हो रहे हो, कहीं कहा कि जल्दी है। तो देखो सेकंड है आपका ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, अब अपोजिट हो गया, यानी अब ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि पासबुक में तो रिकॉर्ड हो रही है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रही, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि बैंक डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ जल्दी से, अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना है, अभी तक की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो देखो फर्स्ट आपको इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक। हम सभी जानते हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा कराते हैं तो उस पैसे पे बैंक क्या करता है, हमें इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, राइट। अब अगर सपोज बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया हमारे अमाउंट पे, हमें इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट का पैसा आया तो यानी पैसा बढ़ गया, नहीं बैंक अकाउंट में वो एंट्री हुई तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो पासबुक में तो वो एंट्री हो गई, पर लेट से मैसेज ही नहीं आया फ़ोन में कि आपको इंटरेस्ट मिला है, तो क्या कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करा जाएगा? नहीं रिकॉर्ड करा जाएगा। तो ये कैसी ट्रांजैक्शन हो गई, इंटरेस्ट मिला है बैंक के द्वारा हमारे पैसे पे, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, वो एंट्री पासबुक में रिकॉर्ड हो गई बट क्योंकि मैसेज नहीं आया तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, राइट। तो बैंक ने डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दी ना वो हमारे बैंक अकाउंट में, पासबुक में वो एंट्री रिकॉर्ड कर दी तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ डिफरेंस राइज हो गया। इतनी चीज़ क्लियर है। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस एक्सेट्रा चार्जेस बाय बैंक। अभी देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने ओवरड्राफ्ट ले रखा था तो उस ओवरड्राफ्ट पे पैसा कटेगा, इंटरेस्ट कटेगा, राइट। तो अगर वो इंटरेस्ट कटा ओवरड्राफ्ट पे या बैंक चार्जेस, अब देखते हो ना बैंक अपनी जो भी सर्विसेज होती हैं, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसके लिए चार्जेस डिडक्ट करता है, तो बैंक चार्जेस बैंक ने खुद से डिडक्ट कर लिए, कुछ चार्जेस होते हैं खर्चे हो गए वो खुद से डिडक्ट कर लिए, काट लिए, बट और कंपनी को नहीं पता, बिजनेस को नहीं पता। तो जब बैंक ने खुद से ही पैसा काट लिया बैंक चार्जेस का, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लिया पासबुक में, यानी पैसे काट लिए, है ना। कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा था बिजनेस ने तो उस ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट काट लिया बट बिजनेस को पता नहीं लगा, तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन है, इन दोनों से जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा तो उसका बैंक बैलेंस कम शो करेगा, राइट। बट क्योंकि उसे मैसेज नहीं मिला तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग करी नहीं जाएगी, तो कैश बुक का बैलेंस तो पहले जितना होगा बट बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, राइट। तो दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस अराइव हो जाएगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड हो गया डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब ये पॉइंट क्या है कि कुछ पेमेंट ऐसी होती हैं जो कस्टमर की साइड से बैंक खुद से करता है, कस्टमर के बिहाफ पे कस्टमर की साइड से बैंक क्या होता है कुछ पेमेंट डायरेक्टली कर देता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के तौर पे। लाइक होता है ना जो भी सब्सक्रिप्शंस ले रखे होते हैं, प्रीमियम या प्लान्स ले रखे होते हैं, उनकी पेमेंट होनी होती है, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम हर महीने पे करना है, इंश्योरेंस का जो हर महीने का होता है प्रीमियम, तो वो पे करना है, तो वो डायरेक्टली पेमेंट कर देगा बैंक कस्टमर के बिहाफ पे, है ना, कि कस्टमर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं सो दैट उनकी पेमेंट डिले ना हो, चार्जेस एक्स्ट्रा ना कटे, डिले ना हो फीस या जो भी उनके पेमेंट्स होते हैं। तो इसलिए डायरेक्टली अगर पेमेंट कर दी बैंक ने तो बैंक बैलेंस तो कम हो गया, है ना, पासबुक में वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी बट कैश बुक में नहीं होगी, तो इसलिए डिफरेंस राइज हो जाएगा। फोर्थ देखो इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने, बिजनेस ने कहीं पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेट से सपोज शेयर्स ले रखे हैं, तो उस पर जो डिविडेंड मिलेगा वो डायरेक्टली बैंक ने कलेक्ट कर लिया, या बैंक या बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर कोई इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, तो उस डिविडेंड को, उस इंटरेस्ट को बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया, तो बैंक ने कलेक्ट कर लिया तो पासबुक में रिकॉर्डिंग हो जाएगी, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बट डायरेक्टली उस कलेक्शन को कलेक्ट कर लिया बैंक ने बट कस्टमर को नहीं पता, बिजनेस को नहीं पता, तो वो तो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा ना। तो ये कैसी ट्रांजैक्शन हो गई जिसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई बट कैश बुक में नहीं हुई, कोई मैसेज नहीं आया, पता नहीं लगा, तो उसका बैलेंस तो वो पहले जितना ही होगा, तो डिफरेंस राइज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इनटू बैंक। लेट से बिजनेस के कस्टमर्स ने डायरेक्टली बैंक में जो है अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया, बिजनेस को कोई पेमेंट करनी थी, मतलब जो बिजनेस के कंपनी के जो कस्टमर्स थे उन्होंने क्या करा, डायरेक्टली कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया बट बिजनेस को नहीं पता तो उसने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो डिफरेंस आ जाएगा। आई होप आपको ये ऊपर के दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट ड्यू टू टाइमिंग एंड सेकंड पॉइंट रिकॉर्डेड बाय बैंक डायरेक्टली, जो मैंने आपको ये
पॉइंट्स बताए, आई होप क्लियर होंगे। क्लियर है तो फटाफट से लास्ट पॉइंट समझ लो सो दैट ये छूट ना जाए। थर्ड होता है आपका एरर। एरर मतलब गलती, कोई गलती कर दी। कैसी गलती कर दी? रिकॉर्डेड बाय रॉन्ग अमाउंट। लेट्स से कि आपने 100 रुपये की कोई ट्रांजैक्शन करी बट 100 रुपये की जगह गलती से 1000 रुपये लिख दिया। 200 रुपये की कोई ट्रांजैक्शन करी, गलती से 20 रुपये लिख दिया, तो रॉन्ग अमाउंट लिख देना, है ना। रिकॉर्डेड इन रॉन्ग साइड। सपोज डेबिट साइड लिखना था बट क्रेडिट साइड पे लिख दिया, या क्रेडिट साइड लिखना था डेबिट साइड पे लिख दिया, तो रॉन्ग साइड लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। तो वो जो गलतियाँ होती हैं उसके वजह से भी तो डिफरेंस अराइज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग ट्वाइस इन कैश बुक। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि आपने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दी। एक बार तो रिकॉर्ड कर चुके थे बट दोबारा रिकॉर्ड कर दी, अगेन रिकॉर्ड कर दी, तो उससे क्या होगा? डिफरेंस अराइज हो जाएगा ना। बैंक बैलेंस और कैश बुक का जो बैलेंस है दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, दोनों अंतर दिखाएगा, दोनों का बैलेंस मैच नहीं होगा। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आया हो कि बेसिकली कैश बुक विद बैंक कॉलम जो होती है उसके बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आता है, दोनों का बैलेंस क्यों ऊपर नीचे हो जाता है, अनमैच मतलब मैच क्यों नहीं होता, क्या रीज़न्स होते हैं, 3 रीज़न्स होते हैं, उनके मैंने पॉइंट्स आपको फिर डिस्कस करे डिटेल में। अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो BRS क्या होता है ना, डिफरेंस क्यों अराइज होता है ना, दोनों बुक्स का बैलेंस मैच क्यों होता है, क्या रीज़न होता है, ये सब पॉइंट्स अच्छे से थ्योरी क्लियर हुई हो, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अपने 2 से 3 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, और अगर ज़्यादा दोस्त है तो ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, कंजूसी मत करना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट समझेंगे, सो दैट आगे के वीडियोज़ में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। सो फर्दर वीडियोज़ को देखने के लिए कि आप उनको मिस ना कर दो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, कि सब्सक्राइब कर दो बट बेल आइकन ऑन ना करो तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा ना। इसलिए फर्दर वीडियोस को देखने के लिए मिस ना करो अपने फर्दर वीडियोस को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ओके। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड क्या आप मेरे चैनल पे न्यू हो या पहले भी वीडियोस को देख चुके हो, ज़रूर रिप्लाई करना, ओके। थैंक यू।